जब देश की किसी जांच एजेंसी की चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेने से मना कर दे तो क्या होगा? जब जांच एजेंसी की जांच प्रक्रिया पर कोर्ट सवाल उठा दे तो क्या होगा? किसी बड़े केस में लो फॉल्स रह जाए तो क्या होगा? वही होगा जो बीते मंगलवार को दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में हुआ। हम बात कर रहे हैं देश के चर्चित नेशनल हेराल्ड केस की। साल 2013 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर होती है। मामला नेशनल हेराल्ड केस। ये वो केस है जिसके तार कहां तक हैं और कब तक सुलझेंगे, कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं प्रतिमा दत्ता। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में बीते मंगलवार को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। ईडी चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप है। एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार को छापती है। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य आरोप लगाए। उनकी याचिका पर कोर्ट ने 2014 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों को पेश होने का आदेश दिया। ये कार्यवाही कोर्ट में चल ही रही थी कि 2021 में ईडी ने इस आधार पर एक शिकायत दर्ज की। ईडी की शिकायत को एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस में दर्ज एक एफआईआर जैसा होता है। इस शिकायत की जांच करने के बाद ईडी ने इस साल अपनी चार्जशीट दायर की। इसमें उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत अन्य लोगों पर पैसों के घोटाले का आरोप लगाया। इस चार्जशीट में कुल 7 अभियुक्त थे, जिसमें यंग इंडियन कंपनी के साथ साथ उनके निदेशक सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी शामिल थे। लेकिन ईडी शायद ये भूल गई थी कि उसकी जांच करने की प्रक्रिया है क्या। अब समझते हैं कि आखिर ईडी ने इस केस की जांच प्रक्रिया में ऐसी क्या कमी छोड़ी जिस आधार पर कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। दरअसल किसी भी अपराध में आमतौर पर आप पुलिस के पास जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। फिर पुलिस उसकी तहकीकात करके चार्जशीट दायर करती है, जिससे कोर्ट भेजा जाता है उसका संज्ञान लेने के लिए। संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ये तय करती है कि किन आधारों पर मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि पैसे के घोटालों के मामले में प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी जमीन घोटाले में मोटी रकम की हेराफेरी की गई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पुलिस और अन्य एजेंसियां घोटाले की जांच करेंगी, लेकिन ईडी पुलिस की एफआईआर के आधार पर हेराफेरी किए गए पैसों की जांच करेगी। इसमें पुलिस घोटाले के लिए पहले एक एफआईआर दर्ज करेगी। इस एफआईआर के आधार पर ईडी एक नई शिकायत दर्ज करेगी और फिर जांच होगी। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई में कुछ अलग ही चल रहा था। कोर्ट के सामने भी यही मुद्दा उठा। अभियुक्तों का कहना था कि इस मामले में पुलिस ने कोई शिकायत या फिर एफआईआर दर्ज की ही नहीं थी, लेकिन ईडी इस मामले में आगे जांच नहीं कर सकती है। वहीं ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएस राजू का ये कहना था कि क्योंकि 2014 में कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत का संज्ञान लिया था और अभियुक्तों को पेश होने के लिए कहा था, इसलिए इस मामले में किसी भी एफआईआर की जरूरत नहीं है। लेकिन टेक्निकली कोर्ट का तथ्य भी सही है, क्योंकि नियम ये कहता है कि किसी भी केस की पड़ताल बिना एफआईआर के हो ही नहीं सकती है, जो ईडी नेशनल हेराल्ड केस में कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सीबीआई ने इन 11 सालों में शिकायत नहीं दर्ज की। ईडी ने भी केवल 2021 में ही शिकायत दर्ज की। हालांकि इस साल अक्टूबर में ही दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक एफआईआर दर्ज की। जब कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू से पूछा कि क्या वो इस एफआईआर को ईडी की दायर चार्जशीट का आधार बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं। एसपी राजू का ये कहना था कि ये एफआईआर आगे की प्रक्रिया के लिए है, इसका फिलहाल दायर चार्जशीट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे और आपके सामने कोर्ट की ओर से ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान न लेने की वजह शायद अब साफ है। अब सवाल यह है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिलेगी? क्या दशकों से गांधी परिवार पर अटकी आरोपों की ये सुई हटेगी? तो जवाब है फिलहाल नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले की पूरी टाइमलाइन देखी जाए तो इसमें समय के साथ कई कड़ियां जुड़ी हैं और हटी भी हैं। 1938 में नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई। 2008 से 10 के बीच एजेएल आर्थिक संकट में, अखबार बंद, कांग्रेस पार्टी उसे आर्थिक मदद देती है। 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई जाती है और बाद में एजेएल का कर्ज लेकर वो उसकी मालिक बन जाती है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की। 2014 में अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 को समन भेजा।
2015 से 2020 में मामले की सुनवाई हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 में ईडी द्वारा पूछताछ शुरू हुई, गांधी परिवार पेश हुआ। 2023 से 24 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। दिसंबर 2025 में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट इनकार कर देती है और ये इनकार ही फिलहाल कांग्रेस को सबसे बड़ी राहत दे रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। खड़गे ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। ये लोग सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की खुशी पर बीजेपी ने भी बयान दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर यह कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत का फैसला किसी भी प्रकार की क्लीन चिट नहीं है। इसमें पहला प्रकरण एक प्राइवेट कंप्लेंट से संबंधित है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। ये मामला अभी भी विचाराधीन है और इसका ट्रायल जारी है। खैर, हमने अपनी समझ के अनुसार इस केस को आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन आने वाले समय में ईडी इस केस में किस तरीके से कोर्ट के सामने आगे बढ़ती है और कोर्ट का रुख इस पूरे मामले में क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। और जब वो अपडेट मिलेगी, हम वो भी आप तक पहुंचाने का जरूर काम करेंगे। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।